हेलो डियर स्टूडेंट। हम इस वीडियो में आज से आप लोगों को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12वीं का हिंदी गद्य खंड ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है और वो भी चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर में से जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो 2024-25 में पूछे जाएंगे उस प्रश्न का हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज से आप लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 2024-25 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो चैप्टर वाइज है, कहीं फालतू ने बस चैप्टर से ही लिया गया है एक एक करके। और बच्चों देखते हैं पहला क्या है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है कि कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखो इसमें आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। देखिए क्वेश्चन के ठीक सामने ही आपको हम आंसर दे दिए हैं। तो ये किस काल के रचनाकार हैं, तो ये आधुनिक काल। कौन सा होगा, ये आधुनिक काल का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। इसमें पहला आपका है क्या, तो जयप्रकाश नारायण, ये भी नहीं होगा। दूसरा आपका है मोहन राकेश, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा देखो नामवर सिंह, कौन है, नामवर सिंह, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा आपका कौन है, चौथा आपका देखो चौथा कौन है आपका, तो चौथा आपका कृष्ण भट्ट, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो इसमें देखिए भी आपका भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग और इसमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। कौन सा हो जाएगा, भारतेंदु युग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि शीर्षक, जो बातचीत की शीर्षक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको पता ही है कि ये जो बातचीत शीर्षक है किसके द्वारा लिखा गया हो, तो रामदास दिनकर, ये भी तो नहीं हो सकता है। जयप्रकाश, ये भी नहीं हो सकता है। ये तो कृष्ण भट्ट ही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम पहले बोल देते कि बातचीत चैप्टर का जो लेखक है कौन है, कृष्ण भट्ट, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बातचीत भाषा की कौन सी विधि है। बातचीत भाषा की कौन सी विधि है। कहानी का है या फिर निबंध का है, पत्र का है या आलोचना का है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाए आपका निबंध का है। क्या हो जाए, निबंध का। बातचीत जो है भाषा कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है, तो निबंध की। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844, 22 जून 1855, 23 जून 1855 और 22 जून 1844। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 22 जून ये भी नहीं हो सकता है, 23 जून ये भी नहीं हो सकता है, 22 जून 55 ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर जो होगा राइट आंसर वो 23 जून 1844 होगा इसका। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। निवास मतलब कहाँ का रहने वाला, ठीक है। तो कहाँ वो निवास करते हैं उस रहने वाला है, तो वही देखते हैं, ठीक है। तो कहता है महू मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या आपका ये हो जाएगा देखिए पटना, या फिर रांची या झारखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, अब इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका 2 जो होगा, यहाँ के निवासी थे। मूल निवास कहाँ थे, कृष्ण भट्ट का जो है कहाँ था, तो ये इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृष्ण भट्ट ने अपनी अध्ययन किस भाषा में किया। यानी कि जो अपना जो पढ़ाई की, यानी कि वो किस भाषा में किया था, ठीक है। देखिए हिंदी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है, संस्कृति। तो ये जो कृष्ण बाल भट्ट जो है ये किस भाषा में किया था, तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में किया था, जो संस्कृत भाषा में अपनी अध्ययन किया था।
10 का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण भट्ट स्वभाव के कैसे थे? स्वभाव उन्हें, उसका विचार, उसका आचरण कैसा था? तो उग्र था या चंचल था या शांत था? बिल्कुल उसका भाषा क्या था? उग्र था। बहुत उग्र व्यवहारिक लोग थे वो। कौन? कृष्ण भट्ट। ठीक है। बाल्य कृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति मतलब किससे देखकर वो अपना सराहनीय मानते थे, उसको अपना मानता था। ठीक है। किसे वह अपना आदर्श मानता था? तो कृष्ण भट्ट जो है वो अपना आदर्श किसे मानता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको मानता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र को वो अपना आदर्श व्यक्ति मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित थी? किस सभा द्वारा संपादित की थी? ऐसे हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन है, हिंदी वर्ध निधि सभा, हिंदी शब्दकोश सभा, राज्यसभा और हरिश्चंद्र सभा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ओके, हिंदी वर्ध निधि सभा। ठीक है। इसके द्वारा ये संपादित किया गया था। ठीक है बच्चों। और आइए चलते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी नामक मासिक पत्रिका, मासिक मतलब महीने का जो पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाला गया था? तो आपको किसके द्वारा निकाला गया था? पहला आपका ऑप्शन है कृष्ण भट्ट, ज्ञान प्रदीप, चंद्रशेखर, क्या गया था? निकाला गया था। तो इसमें भी आपका आंसर कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये कृष्ण भट्ट के द्वारा ही निकाला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। हिंदी प्रदीप क्या था? हिंदी प्रदीप क्या था? तो दैनिक पत्रिका था या क्या था? ठीक है। तो हिंदी प्रदीप क्या था? तो दैनिक पत्रिका था या फिर मासिक पत्रिका था या साप्ताहिक पत्रिका था या वार्षिक पत्रिका था? तो हिंदी प्रदीप क्या था? तो ये मासिक पत्रिका था। मासिक मतलब महीने में छपता था, ये महीने का पत्रिका था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली? 33 वर्ष, 66 वर्ष, 36 वर्ष और 63 वर्ष। तो हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली? आपको 33 वर्ष तक चली। कब तक चला? तो 33 वर्ष तक चली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? तो कहता है सदा शिवा रामदास काशी, राजा चौधरी गुजरात, श्याम सुंदर दास काशी, कृष्ण सुंदर दास गुजरात। तो किसके द्वारा? तो ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि श्याम सुंदर दास काशी द्वारा ये आमंत्रित किया था। किसके द्वारा? तो श्याम सुंदर दास द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? अस्वस्थ होने के कारण, अच्छे व्यवहार न होने के कारण, मृत्यु होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी। ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी। कुछ कारणवश इशू हो गया था। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, क्या अच्छे व्यवहार ना होने के कारण ये था, शब्दकोश से अलग होना पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो आपको पता है कृष्ण भट्ट, इससे पहले शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये भारतेंदु युग की भारतेंदु युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भट्ट व्यास थे। कृष्ण भट्ट क्या थे? तो कृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। क्या थे? एक गद्यकार थे। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में कृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा गया? किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दे रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में कृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में, कौन सी कैटेगरी में रखा गया था? तो आपका अंग्रेजी साहित्य और एडिशन, अंग्रेजी साहित्य के स्टील। तो इसमें जो है ए और बी, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा।
शाहिद के एडिसन और शाहिद के स्टील, यानी ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप में किस विषय पर निबंध लिख गए हैं, यानी कि हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप में आपको किन विषयों पर लिखे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। सामाजिक साहित्य, सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीतिक, ए और बी दोनों, यानी कि सामाजिक और नैतिक दोनों, या इनमें कोई नहीं। इसमें भी आपका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है और ये भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। वाक्य शक्ति के बिना, वाक्य शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होती है। तो देखो, जिसके पास बोलने की कोई क्षमता ही नहीं हो, जो कुछ बोल ही नहीं सकता है, तो उसके लिए सृष्टि यानी उसके लिए संसार कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल गूंगा, क्या बिल्कुल, यानी कि अपने समाज में पूरा दुनिया की दुनिया गूंगा है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। वाक्य शक्ति के बिना हम, वाक्य शक्ति के बिना हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करें, यानी कि जो हमें कुछ प्रॉब्लम होगा, हमें कुछ मांगना होगा, हमें कुछ करना होगा, अगर हम कुछ चाहेंगे भी तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उसे व्यक्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, तो बोल होना चाहिए, सुन होना चाहिए, या दूसरी इंद्रिय द्वारा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरी इंद्रियों द्वारा होना चाहिए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 23 में देखिए, 24 में वाक शक्ति क्या है, वाक शक्ति क्या, ईश्वर का वरदान है, मनुष्य की भाषा है, मनुष्य की शक्ति है, प्राणियों की शक्ति है। तो देखो, ये ईश्वर का वरदान है, ये ईश्वर का वरदान है। वाक शक्ति क्या है, ये ईश्वर का वरदान है, ठीक है। वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं, वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं, गूंगे होते हैं, गूंगे होते हैं, लंचपुंज होते हैं, बहरे होते हैं, ठीक होते हैं, लंचपुंज होते हैं, क्या होता है, वाक में लोग लुंजपुंज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, बातचीत में वाक शक्ति कितने फायदे को बताया हो, बातचीत में वाक शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है। तो बातचीत में लोग कितने फायदों को बताया गया है, तो देखो, 1 3 फायदा, 4 फायदा, या 1 फायदा, या 2 फायदा, ठीक है। तो बातचीत में लोग को कितने फायदे बताया गया है, तो आपको 2 फायदा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27, स्पीच से किसका ढंग निराला है, स्पीच से किसका ढंग निराला है। तो निबंध का, वाक शक्ति का, बातचीत का, या वक्ता का। वक्ता मतलब जो बोलता है, तो इसमें हो क्या, बातचीत का। स्पीच क्या होगा आंसर, बातचीत का, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीच से किसका ढंग निराला है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो बातचीत है, बातचीत हो गया, निबंध हो गया, स्पीच हो गया, उपयुक्त सभी। देखो, नखरा जाहिर का मौका नहीं दिया जाता, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 29 में देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त, सॉरी, हंसी का अंतिम सीमा क्या है, हंसी का जो अंतिम सीमा है वो क्या है। देखो, हंसी का अंतिम सीमा क्या है, तो जोर जोर से हंसना, मुस्कुराना, होठों का केवल फरफराना, कोई नहीं। तो आपको सिर्फ हंसी का अंतिम क्या है, अंतिम सीमा, जो लास्ट बात क्या होता है, वो होठों को क्या फरफराना होता है, ठीक है बच्चों। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, स्पीच का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब क्या होता है, पर्पज, यानी क्या बात है कि हम स्पीच दें, ठीक है। स्पीच का क्या मतलब होता है कि मन में जोश उत्साह का पैदा करना, लोगों को प्रभावित करना, ठीक है, नाज नखरा का दिखाना। तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा आपका। स्पीच का उद्देश्य क्या है बच्चों, इस उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका है, स्पीच का उद्देश्य आपका है बच्चों, कि लोगों को मन में जोश उत्साह क्या करना, मन में जोश उत्साह पैदा करना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको अभी तक 30 क्वेश्चन करवा रखे हैं, कितना, 30 क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कर रखे हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरा क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। इसमें इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम छोटा छोटा पार्ट बनाकर हम वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी का टोटल जितना भी है ऑब्जेक्टिव हम कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग हिंदी कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी कवर लेंगे।
और प्यारे बच्चों, जो भी अगर 12th के बच्चे हैं, अगर 2024-25 के लिए हिंदी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन दबाना पड़ेगा और सारे के सारे वीडियो आप लोग वॉच कीजिए 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको देखिए और अपना 2024-25 में जो एग्ज़ाम उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अच्छा से थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।